ओके, वेलकम आप सभी का भाई। और देखिए अपन जो आपका सेक्शन था ना अपना, कि अपन बेस्ट वीडियो माई सीट में चल रहे थे। तो नेक्स्ट जो मेंबर अपन को डिस्कस करना है वो अपन पॉलीपोरस को करेंगे। पॉलीपोरस में दो तीन बातें आनी है, छोटा सा मेंबर है। तो ऑर्डर वाइज तो ये क्या है कि पॉलीपोरेलिस से बिलोंग करता है, और वैसे इस ऑर्डर का दूसरा नाम भी है, वो है एफिलोपोरेलिज। देखो नाम से ही समझ में आता है कि पोली का मतलब कई सारे और पोरस का मतलब होता है छिद्रित। हॉल्स जो होते हैं ना उसको पोरस बोलते हैं। ठीक है, कि पॉलीपोरल्स नॉन एज द एफिलोफोरेलिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल सेल क्लब्ड सैम्ड बेसिडिया, यानी कि होलो बेसिडिया मिलेंगे आपको, जो अपन पहले से जानते हैं ना, जिसमें फ्रेगमेंट नहीं होंगे तो वो एक सेल का ही होता है, तो वो होलो बोला जाता है उसको ना। ठीक है, फ्रॉम फॉर्मिंग ए डिस्टिंक्ट हाइमेनियम लेयर बोर्न ऑन जिम्नोकार्पिक बेसिडियोकार्प। जिम्नो, जैसे जिम्नो वर्ड आता है नैग्ड से, बिना कवरिंग वाला ना, जैसे एनजीओ कवरिंग वाले होते हैं और जिम्नो बिना कवरिंग वाला होता है। तो एक्स्ट्रा कोई कवरिंग बाहर नहीं होती है तो उसको अपन, क्योंकि कार्पिक वर्ड आता है फ्रक्टिफिकेशन को लेके, क्योंकि कार्पिक वर्ड जैसे बहुत जगह पे आएगा, एल्गी में भी आता है सिस्टोकार्प, है ना, यहाँ बेसिडियोकार्प। तो कार्पिक फॉसिल्स में भी आता है, थीका भी आता है, फॉसिल में थीका भी आता है। तो थीका, कार्प, कार्पेल, एंजियोस्पर्म में कार्पेल आएगा। तो वो सब क्या है कि रिप्रोडक्टिव, और क्योंकि कार्पेल से ही बाद में सीड फ्रूट्स वो सब जो जुड़े हैं, तो मतलब फाइनल जो बनता है उससे मतलब होता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ बेसिडियोकार्प हाइमेनियम इज एक्सपोज्ड, है ना। एक्सपोज का मतलब कोई कवरिंग नहीं है, तो जिम्नो का मतलब यही होता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, जब आप बुक पढ़ते हो तो बुक की, है ना, जब क्वेश्चन आता है तो फिर ढूंढने जाते हैं अपन कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए। अब क्वेश्चन तो आप पढ़ रहे हो तो वहां पे है ही कि जिम्नोकार्पिक, तो नाम तो आया ही है। बट अगर आप पैराग्राफ को वैसे पढ़ रहे होते तो आप इसको छोड़ दो, चाहे स्किप कर देते। लेकिन अगर आप ये कहें कि हाइमेनियम एक्सपोज होती है और जिम्नोकार्पिक बोलेंगे, राइट। हाँ, इट इज नॉट एनक्लोज बाई द वेल, क्योंकि आपने अगेरिकस के अंदर वो एक झिल्ली देखी थी जिससे कवरिंग होती है, जिसको आपने वेलम वेल बोला था, तो वो सब नहीं है। अगेरिकस के अंदर वेलम है, यहाँ वेलम नहीं है। वेलम नहीं है तो छेद ऐसे दिखेगा लकड़ी के अंदर, क्योंकि ये सारे क्या है कि वुड रोटिंग फंजाई में आते हैं। ठीक है, वुड रोटिंग से अलग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, व्हेन द बेसिडियो स्पोर्स आर इमेच्योर, क्योंकि अगेरिकस में भी वेलम आपको जब शुरुआत की अवस्था होती है तभी मिलता है, बाद में नहीं मिलता। द हाइमेनियम लेयर इज लैमिलेट। लैमिलेट का मतलब होता है जैसे उसमें लैमिना हो, पटलिकाएं हो, है ना, या उसमें पोर्स होते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो फीचर है वो तो पोर्स का ही होता है। इन सम इट मे बी टूथ्स, रिज्ड और इवन स्मूथ, यानी कि कुछ अपेंडेजेस मिल सकते हैं कि वहाँ पे कुछ दांत जैसे उभार हो, रिज उभार को बोलते हैं, कुछ अलग से स्ट्रक्चर मिल सकती है, स्मूथ भी हो सकते हैं। द फॉर्म्स हैविंग पोर्स आर टर्म पॉलीपोर्स। तो जिन मेंबर्स में पोर्स मिलेंगे ना आपको बेसिडियोकार्प में, उनको पॉलीपोर्स बोला जाता है, या पॉलीपोरस मेंबर का कनेक्शन वहीं से है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अगेरिकस, द बेसिडियोकार्प इज नॉट सॉफ्ट, क्योंकि वो गिल फंजाई हैं, सॉफ्ट फंजाई हैं, ये सॉफ्ट फंजाई नहीं है। एंड पर्टुसेंट्स, पुट्रिसेंट्स का मतलब होता है कि थोड़ा सा जिनमें ऐसे एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है, मतलब बदबू जैसा आप बोल सकते हो। द बेसिडियो का स्पोर्स आर बोर्न ऑन सेवरल स्टेरिगमेटा, ये वही चीज है आप वहां भी देख रहे थे। एंड डिस्चार्ज मैकेनिज्म कैसी होती है, एक्सप्लोजिव होती है, वो आपने वहां भी देखी थी। ठीक है, यहाँ पे आपको एज ए मेंबर पॉलीपोरेसी के बारे में बात करना है, पॉलीपोरस के बारे में ही पढ़ना है। देखो क्लासिफिकेशन वगैरह तो क्या है कि मेजर क्लासिफिकेशन ही पढ़ना होता है ना, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ हो रखा होता है। जब आप मेजर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना तो वहाँ मेंबर कौन कौन से आए हैं,
या डिजीज वाले मेंबर कहाँ कहाँ हैं, वो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो, एक तो इसका मेन करेक्टर है कि ये जो वुड होता है ना, वुड को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि वुड के ऊपर ग्रो करते हैं। ये सैप्रोफिटिक हैं, इनहेबिटिंग फंजाई एंड आर कॉमनली कॉल्ड पोर फंजाई। हाँ, तो एक तो क्या है कि पोर फंजाई के नाम से जाना जाता है। दे रिसीव दिस नेम बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ हाइमीनियल लेयर, वो पोर्स के रूप में मिलेगी। इट लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द ट्यूब्स। ट्यूब्स का मतलब पोर्स, जैसे जो छेद होता है ना, उसमें जो लाइनिंग बनी है, उस लाइनिंग के अंदर क्या मिलेंगे आपको, हाइमीनियम लेयर मिलेगा, यानी कि बेसिडिया वहीं लगते हैं। दिस ट्यूब्स ओपन ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द पाइलियस, तो गिल्स भी अंडर सरफेस पे होते हैं, गिविंग इट ए पोरस अपीयरेंस। ठीक है, द पोर्स में बी सर्कुलर, एंगुलर और इवन इलोंगेटेड। द बेसिडियोकार्प इन सम स्पीसीज इज कंपोज ओनली ऑफ जनरेटिव हाइफा, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हाइफा होता है। सोमेटिक के कंपैरिजन में दूसरा टर्म होता है जनरेटिव। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बेसिडियोकार्प इज टर्म्ड मोनोमिटिक, यानी कि जब कंप्लीट जो आपका स्ट्रक्चर है वो जनरेटिव से बनेगा तो आप इसको बोलेंगे मोनोमिटिक। इन डायमिटिक टाइप द हाइफल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ हाइफे, जनरेटिव एंड आइदर बाइंडिंग, कनेक्टिव और स्केलेटन हाइफा। तो अगर वहाँ पे जनरेटिव के साथ में है ना कनेक्टिव या स्केलेटन हाइफे भी हैं, तो आप दो प्रकार के कंपोजिशन में आ गए ना, तो हम इसको बोलेंगे डायमिटिक। ठीक है, ऐसे चलते हैं। द हाइफल सिस्टम ऑफ ट्राइमिटिक, ठीक है, और बेसिडियोकार्प्स इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स हाइफे, जिसमें कि जनरेटिव, कनेक्टिव एंड स्केलेटन। यहाँ पे तो क्या है, अथवा है। तो यहाँ पे आप ना थोड़े से जैसे ध्यान रखें क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि जनरेटिव, कनेक्टिव और स्केलेटन प्रकार के हाइफे होते हैं। तो केवल जनरेटिव, मोनोमिटिक के साथ में अगर आप कनेक्टिव स्केलेटन जोड़ देंगे तो डायमिटिक, और तीनों वाले ट्राइमिटिक। है ना, ये कैरेक्टर्स किसके हैं, बेसिडियोकार्प के हैं। कि पॉलीपोरस के अंदर बेसिडियोकार्प है वो मोनोमिटिक, डायमिटिक, ट्राइमिटिक प्रकार का होता है। या जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि विच फंगस है द ट्राइमिटिक बेसिडियोकार्प, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि विच वन इज कॉल्ड एज पोरस फंजाई, वो तो सब जानते हैं, पेपर्स में आया हुआ है। लेकिन ये हो कि विच फंगस है ट्राइमेटिक बेसिडियोकार्प, तो उसका आंसर भी पॉलीपोरस आएगा, है ना। द मैच्योर बेसिडियोकार्प्स में भी हार्ड, ये देखो इसके कंपैरिजन में है कि सॉफ्ट नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, तो वो कैसा है, हार्ड है, वुडी है, टफ है, लेदरी है, और इसके नीचे कोई डंठल नहीं होता है, स्ट्राइप नहीं होती है ना, या बहुत ही छोटी स्ट्राइप वो मिल सकती है। व्हेन यंग द बेसिडियोकार्प इज सॉफ्ट एंड प्लेएबल, वो सभी में होता है, मैच्योर होने पे नहीं होगा। वन मेंबर नॉन एज चिकन मशरूम, दिस इज एडिबल, ऑरेंज येलो कलर का फ्रैक्टिफिकेशन है। तो चिकन मशरूम जो है वो वैसे आपको ध्यान हो कि ये अगेरिकस वाला मेंबर नहीं है, ये पॉलीपोरल से बिलोंग करता है, नाम के अंदर मशरूम आएगा ना, ठीक है। द पॉलीपोर्स आर कॉमन कॉल्ड वुड रोटर्स और नोटोरियस डिस्ट्रॉयर्स ऑफ टिम्बर्स। नोटोरियस का मतलब जैसे शैतान जो होता है, जो मानता ही नहीं है, उसको बोलते हैं नोटोरियस, यानी कि ये बहुत कॉमनली मिल जाता है, यानी कि जहाँ भी टिम्बर्स होते हैं उनको ये खराब करता है। तो इकोनॉमिक एंगल से देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करता है, क्योंकि टिम्बर है ना, टिम्बर से हमें मतलब वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है टिम्बर का, ठीक है। दे आर कॉमन साइट ऑन द स्टम्स एंड डेड एंड डाइंग स्टैंडिंग फॉलन ट्रीज, समटाइम कवरिंग द एंटायर ट्री। दे ग्रो आइदर एज सैप्रोफाइट और पैरासाइट, बट आपको ध्यान देना है कि मेनली दे आर सैप्रोफाइट्स, है ना। वुड रोटिंग के नाम से हैं तो डेफिनेटली दे आर, क्योंकि वुड जो है, वुड का मतलब होता है कि जो डेड पार्ट है, दैट इज।
कुछ एक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनसे कोई मतलब भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल मेंबर पढ़ना है पॉलीपोरस। चलिए उसको अपन देखते हैं। ये रहा आपका पहला यहाँ का मेंबर पॉलीपोरस, ठीक है। देखो बाकी सारी चीज़ें तो अपन ने जो देखा है वो का वो एक करेक्टर रहना है ना, कि rarely they occur in grass and herbaceous roots also, they cause brown wood rot, है ना। या सिंपली आप वुड रॉट बोल सकते हो, जैसे आपके ट्रीज में जैसे डलबर्जिया है, एल्बिजिया, मुलबेरी, दिस इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बस इम्पोर्टेंस केवल इस चीज़ का है कि वुड रॉटर्स है, बस नाम पॉलीपोरस है, वुड रॉटर्स है, ठीक है। माइसीलियम की बात कर लेते हैं अपन। इट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि आपको दिखेगा नहीं, जैसे एगेरिकस के अंदर भी माइसीलियम दिखता नहीं है, मिट्टी के अंदर रहता है, ये भी नहीं दिखेगा। एंड सब टेरेनियन, सब टेरेनियन का मतलब होता है कि जो आधार होता है उसके अंदर दबा हुआ। तो यहाँ पे एगेरिकस में तो मिट्टी होती है और यहाँ पे लकड़ी है, ठीक है। At first it grows in the soil near the host root. Eventually it attacks the roots and grows beneath the bark. The mycelium is formed by the germination of basidiospores. तो प्राइमरी माइसीलियम हमेशा इसी से बनता है, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस वाइट स्लेंडर ब्रांच सेप्टेड हाइफे। द सेल्स ऑफ प्राइमरी माइसीलियम आर यूनिन्यूक्लिएट, soon the cells become binucleated by the hyphal fusion यानी कि सोमेटोगमी, ठीक है। The binucleate or diacritic cells elongation by the division by clamp connection, जो कि बेसिडियोमाइसीट का करेक्टर होता है, ठीक है। द सेकेंडरी और डायक्रिटिक माइसीलियम इज लॉन्ग लिव्ड, ये बातें अपन ने बहुत बार कर ली, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राइमरी शॉर्ट लिव्ड होता है, डायक्रिटिक वाला है वो लॉन्ग लिव्ड होता है। एज द पैरासिटिज्म बिकम्स मोर सीवियर बाय द माइसीलियम फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स थिक लेयर ऑफ हाइफे अराउंड द सेंट्रल वुडी स्लेंडर। द हाइफे सीक्रेट एंजाइम्स जो वुड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि पहला जो डायग्राम है वो इसका बेसिडियो कार्प है। बेसिडियो कार्प में बहुत ही छोटा सा स्ट्राइप आपको मिलेगा, तो बाकी यहाँ पे क्या है, पाइलियस है, और पाइलियस के अंदर पोर्स हैं, और ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि पोर्स हैं वो राउंड भी हो सकते हैं, एंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अपन देख सकते हैं कि जो सिंगल पोर है उसके चारों तरफ बेसिडिया लगे रहते हैं। यहाँ से आप थोड़ा ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं कि ये बेसिडिया है। और जो अपन यहाँ दिखा रहे हैं ये वुड है। तो जो स्काई ब्लू हमने कलर कर दिया ना, ये खाली जगह थी और ये, और उसके अंदर लाइनिंग है बेसिडिया, तो ये हाइमीनियम लेयर बनाएगा। तो पोर्स जो होंगे ना, पोर्स का पूरा जो लाइनिंग है वो हाइमीनियम से होता है, ठीक है। और इनको जैसे है ना ट्यूब पोर है ना, वैसे तो क्या है कि बेसिडियोस्पोर्स है। और वही चीज़ है कि आपने एगेरिकस में भी देखा था कि जो सेंट्रल चीज़ होती है ना उसको अपन ट्रामाई बोलते हैं। तो जो आपके हाइफे हैं, हाइफे जब गुत्थे रहते हैं, आप हाइमीनियम के अंदर तो क्या होता है कि बेसिडिया होंगे, उसके नीचे जो कॉम्पैक्ट लेयरिंग होती है वहाँ सेकेंडरी माइसीलियम आपस में गुथ जाता है, वो ट्रामा कहलाता है। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें आ गई थी, स्ट्राइप है, पाइलियस है ना, और मैच्योरिटी वुडी हो जाते हैं, कोर्की हो जाते हैं। मोस्टली जो फ्रैक्टिफिकेशंस होते हैं वो एक सीजन में ही मतलब बनेंगे और उसके बाद में वो आगे काम नहीं करते हैं, है ना। बट मैनी स्पीसीज ऑफ सेल्फ फंजाई जैसे कि फॉर्म्स हैं, उनके अंदर पेरिनियल बेसिडियोकार्प बनते हैं। पेरिनियल का मतलब बेसिडियोकार्प एक ही रहेगा, वो हर साल स्पोर्स उसमें नए बनते रहते हैं। तो पॉलीपोरस में नहीं है, फॉर्म्स में है। फॉर्म भी फंजाई का नाम है, फॉर्मा, ठीक है। ये सब तो आपने देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसके अंदर वही चीज़ आनी है,
कि कुछ एक स्पीसीज है वो एडिबल है, बाकी तो ये सब क्या है, वुड रॉटिंग फंजाई है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे पॉलीपोरस की स्पीसीज है बेटुलिनस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ चारकोल क्रेयॉन्स, कि चारकोल प्रोडक्शन में काम में आती है। सम पैरासिटिक स्पीसीज कॉज डिजीज ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, फ्यू अटैक डिस्ट्रॉय लंबर। कुछ एक स्पीसीज पैरासिटिक भी है, बट वो सब नहीं है इम्पोर्टेंट। आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि वुड रॉटिंग, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो वुड रॉटिंग का ही बनता है। बेसिडोकार्पिस का हार्ड होता है, पोरस फंजाई है, ये कुछ नाम हैं जो इससे पूछे जाते हैं। राइट, यहाँ से आप इसका टैक्सोनॉमिक पोजीशन वगैरह सब देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सीरीज है वो अपने पास रहेगी गैस्ट्रोमाइसिट्स के। देखो गैस्ट्रो का अगर हम सिंपल कैरेक्टर देखेंगे ना कि दीज आर होमोबेसिडियोमाइसिटिडी से बिलोंग करेंगे, और फर्टाइल पोर्शन जो होता है उसका नाम यहाँ पे होता है ग्लेबा। यानी कि जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ग्लेबा बोलते हैं। ग्लेबा क्या है, इज एनक्लोज बाय ए वॉल नॉन एज पेरिडियम। तो जैसे एगेरिकस वगैरह में वहां पे कोई पेरिडियम नहीं है, पॉलीपोरस में कोई पेरिडियम नहीं है, हाइमीनियम होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ग्लेबा मिलेगा, और ग्लेबा के बाहर कवरिंग है जिसका नाम क्या है, पेरिडियम है। द फ्रूटिंग बॉडी इज थस एंजियोस्पर्मिक, यानी कि वो कवर्ड है। पेरिडियम उसको क्या करता है, कवर करता है। कवर करता है तो आप उसको नेग्ड नहीं बोल सकते, आप उसको क्या बोलेंगे, ढका हुआ। यानी कि एंजियो से क्या वर्ड आ गया, एंजियोस्पर्मिक। जिम्नोस्पर्मिक नहीं है, जिम्नोकार्पिक नहीं है, एंजियोकार्पिक होगा, है ना। एंजियोकार्पिक होना चाहिए सही नाम, एंजियोकार्पिक। क्योंकि जब अपन जिम्नोकार्पिक बोलते हैं तो ये उसका उल्टा है, रिवर्स सेंस वाला, तो दैट शुड बी एंजियोस्पर्मिक नहीं है, दैट शुड बी एंजियोकार्पिक, है ना। हाँ, इट आइदर रिमेन्स क्लोज परमानेंटली, और ये मैच्योर होने पे ओपन हो सकता है ना। और चलो ये तो कोई बात नहीं है। ऑल गैस्ट्रोमाइसिट्स आर सैप्रोफाइट्स एंड फाउंड ग्रोइंग इन द डाइवर्स हैबिtat, जैसे कि सॉइल, डेड वुड है, डंग है, रेयरली फॉर्मिंग माइकोराइजल एसोसिएशंस आल्सो। और वन ऑफ द फंजाई दैट इज कॉल्ड एज बर्ड नेस्ट फंजाई, ये भी यहीं से बिलोंग करता है, गैस्ट्रोमाइसिट से बिलोंग करता है। मैंने आपको एक फंजाई के क्वेश्चंस का एक फाइल डली हुई है कोर्स के ऊपर, आपने नोट किया हो ना। तो पैथोलॉजी और फंजाई के क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू की फाइल डली हुई है, और उस एमसीक्यू फाइल के अंदर मैंने इन फंजाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में डायग्राम्स भी लगाए हुए हैं, है ना। तो आप उसको भी काम में लें कि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे बाई ऑर्डर जैसे जो नाम है वो है लाइकोपेरिडेलिस, ठीक है। तो वही है कि बेसिडियोकार्प यहाँ पे ग्लोबोस ये सब जो आएगा उसमें पेरिडियम होती है, ये वही आपका कैरेक्टर चल रहा है ग्लोबा वाला, ठीक है। और फैमिली वाइज आपके पास लाइकोपेरिडेसी आ जाएगा, ठीक है। और ये कुछ मेंबर हैं जैसे कि पॉलीपोरस स्क्वेमोसस है, लाइकोपर्डोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो अपीयरेंस है ना, पॉलीपोरस की कंडीशन और उसकी कंडीशन में बहुत अंतर है। तो एज ए मेंबर अपन को यहाँ पे डिस्कस करना है लाइकोपर्डोन। तो दो तीन बातें इसकी आपको यहाँ से निकाल लेनी है, मे भी कोई क्वेश्चन हो तो अपन को पता लग जाए, ठीक है। प्राइमरी माइसीलियम प्रोड्यूस बाय बेसिडियोस्पोर जर्मिनेशन, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट लिव्ड यूनिन्यूक्लियेटेड होता है, ठीक है। और सोन डाइक्रोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लैम्प कनेक्शन मिलेंगे, और राइजोमॉर्फ बनाते हैं। एग्रीगेशन होता है, राइजोमॉर्फ जो होता है ना वो माइसी जो हाइफे होते हैं वो आपस में एक रस्सी की तरह गुथ जाते हैं, उसको राइजोमॉर्फ बोलते हैं।
ठीक है। राइजोमॉर्फ जब बनता है तो उसमें जॉन्स वगैरह होते हैं, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, ये ऐसे लिखा हुआ है बाहर है ना, अंदर है, सेंट्रल है, नथिंग है मैटर। बेसिडियो कार्प का मैटर है वो आपको यहाँ पे पता ही था कि यहाँ पे ग्लेबा है, ग्लेबा के बाहर में कवरिंग है, ठीक है। और पेरिडियम जो है ना, पेरिडियम जो है ना कि विच फर्दर ग्रोथ ए पेरिसेड लाइक लेयर ऑफ क्लोजली अरेंज्ड हाइफे फॉर्मिंग ऑल ओवर द बेसिडियो कार्प प्राइमोर्डियम, later it become differentiated into the outer pseudoparenchymatous portion, exoperidium, endoperidium, है ना। जैसे अपन ऊस्पोर में बोल रहे थे एक्सोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम, तो ये पेरिडियम की परतें हैं, है ना, एंडो एक्सो, ठीक है। आपको तो क्या है कि ग्लेबा और पेरिडियम ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये तो पूरा बेसिडियो कार्प है, ठीक है। और ये बाहर हम दिखा सकते हैं कि ये कवरिंग है जिसको अपन पेरिडियम बोलते हैं। और अंदर जो सेक्शन है इसका नाम है ग्लेबा, यानी कि मैन जो फ्रक्टिफिकेशन बना ना वो यही है, ग्लेबा। और इसके एक ओपनिंग होती है उसको अपन बोलते हैं ऑस्टियोल। दिखने में क्या है कि जैसे आपका क्लास्टोथीशियम वगैरह वैसा दिखेगा, लेकिन है नहीं है, क्योंकि क्लास्टोथीशियम वगैरह क्या होते हैं कि एस्कोकार्प का टाइप होता है, वो एस्कोमाइसीट का करेक्टर है। तो यहाँ पे तो मेन चीज यही आती है कि आपका जो बेसिडियो कार्प है उसको अपन ग्लेबा बोलते हैं, और ग्लेबा जो है दैट इज कवर्ड बाय पेरिडियम कवरिंग है। बस नाम है इसका ग्लेबा, है ना, इसका बस नाम है कि जैसे वहां पे अपन पाइलिस बोलते हैं, स्ट्राइप है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे उसको ग्लेबा है, तो फर्टाइल पार्ट ग्लेबा है इसका। और इसके अंदर कुछ कैविटीज हैं, ग्लेबल कैविटीज, और वहीं पे आपको है ना हाइबीनियम लेयर्स वगैरह सब मिलेंगे, बेसिडिया वगैरह मिलेंगे। देखो यहाँ से डिटेल में थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि द मैच्योर बेसिडियो कार्प इज ए ग्लोबुलर पियर शेप्ड ओवल स्ट्रक्चर व्हिच मे बी सेंसाइल और मे हैव ए स्ट्राइल stalk like base. It consists of an outer dry sheath or jacket which enclose a spore bearing tissue called gleba. The strile dry screen जो है जिसको आपने पेरिडियम बोला था, उसमें एंडो एक्सो होते हैं, एक ओपनिंग होती है, ओस्टियोल है, ठीक है। विदिन द एंडोस्पोरियम एंडोपेरिडियम इज ए पाउडरी मास ऑफ स्पोर इंटरमिंगल्ड विद द स्ट्राइल रिमेन्स ऑफ ब्रांच हाइफे थ्रेड्स ऑफ ग्लेबा कंसिस्टिंग ऑफ द कैपिलिटियम। यानी कि जो आपका एंडोपेरिडियम यानी कि अंदर वाला जो भाग है उसके अंदर एक तो हाइफे होंगे, और हाइफे के साथ में स्पोर्स का जो पाउडर है वो मिक्स होता है, उसी को अपन कैपिटिलियम नाम दिया जाता है। ठीक है। बेसिडियो कार्प वेरी इन साइज फ्रॉम 2 centimeter across to the giant puff balls. They may be around 3 to 4 feet in diameter. तो काफी बड़े आकार के स्ट्रक्चर से वो बनते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाइज जैसे पफ बॉल्स इनको बोला जाता है, मोस्ट स्पीसीज आर एडिबल, है ना। और जो आपका क्लेवेटिया है प्रिवेंट्स स्टोमक ट्यूमर्स, एंटी कैंसरस होता है, क्योंकि मोस्टली जो मशरूम अपन खाते हैं वो एंटी कैंसरस होते हैं। एंटी कैंसर सब्सटेंस दिस इज क्लेवेशिया। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना। एक तो इसका बेसिडियो कार्प जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एक इसे एंटी कैंसर जो कंपाउंड निकलता है दैट इज क्लेवेशिया।
देखिए इसके बाद में जो अगला सेक्शन है हमारे पास वो रहेगा ड्यूटेरोमाइसीट्स को लेके। और ड्यूटेरोमाइसीट्स को अपन फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से जानते हैं। वैसे इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है और टेक्निकली जो नाम है वो क्या है, फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि जो मेनली जो नाम है वो लैटिन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होते हैं, तो फंजाई इम्परफेक्टाई नाम है। और देखो जनरल बातें इसकी अगर हम करें तो ऐसे फंजाई जिनकी है ना केवल हम इम्परफेक्ट स्टेज ही जानते हैं या एसेक्सुअल स्टेज ही जानते हैं या कोनिडियल स्टेज ही जानते हैं और उनका सेक्सुअल स्टेज हम नहीं जानते हैं, यानी कि जिनकी लाइफ साइकिल में परफेक्ट स्टेज क्या होती है इसका हमें इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, तो वो हम एक अलग ग्रुप में रखते हैं, दैट इज ड्यूटेरो। ठीक है, हाँ, तो या तो क्या है कि वो परफेक्ट स्टेज उसमें होती ही नहीं होगी या वो डिस्कवर्ड नहीं हुई होगी। कई बार क्या होता है कि ड्यूटेरोमाइसीट कोई मेंबर है, उसमें परफेक्ट स्टेज है, वो नेचर में तो नहीं मिलती लेकिन लेबोरेटरी कंडीशंस में हम उसको लाते हैं तो उसमें परफेक्ट स्टेज हमें मिल जाती है। और फिर परफेक्ट स्टेज को हम देखते हैं कि ये एस्को से मैच करती है या बेसिडियो से मैच करती है, फिर हम उसको वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो है ना, इनको अपन सभी को ड्यूटेरोमाइसीट्स या फंजाई इम्परफेक्टाई में रखते हैं। मेंबर अलग अलग प्रकार के हैं, सेप्रो भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, है ना, कुछ एक जो डिजीज वाले हैं जैसे कि एल्टरनेरिया वगैरह आपने पढ़ा भी है, राइट। फ्यूजेरियम भी पढ़ा आपने, फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम कौन सी डिजीज कॉज करता है, फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम। ठीक है, देखो यहाँ पे मैन जो रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया के थ्रू ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, तो ड्यूटेरोमाइसीट का पूरा जो कंटेंट है वो कोनिडियल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोनिडिया हमेशा ही कोनिडियो 4 के ऊपर लगते हैं तो वो बाहर लगते हैं, तो एक्सोजिनस होते हैं। कोनिडिया के पास फ्लैजिला कभी नहीं होते, है ना। ये आप जब स्टार्टिंग में फंजाई स्टार्ट की थी तो अपन देख रहे थे कि मतलब फ्लैजिलर सिस्टम एक्वेटिक करेक्टर होता है, वो धीरे धीरे एलिमिनेट हुआ है। And born externally और vertically growing hyphae, they are called conidiophores के ऊपर वो मिलेंगे आपको। जनरली जो conidiophores होते हैं वो सिंपल हो सकते हैं, ब्रांच हाइफे हो सकते हैं, है ना, जिनके ऊपर कोनिडिया लगेंगे। और कोनिडियोफोर का जो सबसे ऊपर का भाग होता है एपिकल पार्ट, वो फिर कोनिडियम बनाता है कई बार, और कई बार कोनिडिया की चेन भी बनाता है। और मोस्टली केसेस के अंदर जो पैटर्न होता है वो बेसिपिटल होता है, यानी कि सबसे मैच्योर कोनिडिया सबसे बाहर होता है, सबसे यंग कोनिडिया सबसे नीचे होता है। देखो एक तो ये आता है कि एलिस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स ऑफ कोनिडिया डेवलपमेंट अपन ले सकते हैं। उसमें एक तो है होलोप्लास्टिक और एक है ना, जैसे अपन हाउस में अपन लेंगे प्लास्टिक। देखो ब्लास्टिक का मीनिंग क्या है, इन दिस टाइप ऑफ कोनिडियल डेवलपमेंट मार्क्ड एनलार्जमेंट, यानी कि एनलार्जमेंट होगा, वो एनलार्जमेंट बिल्कुल से साफ दिखता है ना, ऑफ द रिकॉग्नाइजेबल कोनिडियल इनिशियल टेक प्लेस बिफोर इट डिलेमिनेट्स ए सेप्टम। जैसे कोनिडियो 4 है उसके ऊपर कोनिडिया बनेगा, उससे पहले वो मतलब एनलार्ज होगा, और सेप्टा बनने से तो कोनिडिया कट ऑफ होता है। तो डिलेमिनेशन का मतलब होता है बाउंड्री निर्धारित होना। और फिर ये तरीका भी फर्दर 2 प्रकार से हो सकता है, जैसे कि होलो। होलो का मतलब अपन पीछे होलो बेसिडियम से समझ के आ रहे हैं, है ना, एंटायर के लिए होता है कंप्लीट। द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया both the inner and outer walls of conidia forming cell of the conidiophore take place।
यानी कि कोनिडियोफोर के ऊपर जब कोनिडिया बनता है तो वहां जो दोनों वॉल्स हैं, इनर और आउटर वॉल, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इन क्लेडोस्पोरियम, क्लेडोफोरा एल्गी का नाम है और क्लेडोस्पोरियम फंजाई का नाम है। द कोनिडियल चेन इज ब्रांच ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बड्स। तो होलो का मतलब हो गया कि उसका जो कवरिंग है इनर आउटर दोनों पार्टिसिपेट करती है। एक अपन ले सकते हैं एंटेरो। तो यूजुअली द इनर वॉल जो है वो पार्टिसिपेट करती है। अगर आप कोनिडियोफोर की दोनों वॉल लेयर्स को यूज करके कोनिडिया बनाते हो तो वो होलोप्लास्टिक है। अगर केवल इनर को बनाते हो तो वो एंटेरोप्लास्टिक है। ठीक है। और एंटेरोप्लास्टिक को भी फर्दर आप अगेन 2 टाइप्स में ले जा सकते हो। एक तो होता है ट्रैटिक, एक होता है फियलिडिक। तो ट्रैटिक का मतलब है कोनिडियम डेवलप्स व्हेन द इनर वॉल प्रोट्रूड्स। प्रोट्रूड्स का मतलब होता है कम आउट, बाहर आना। जैसे कोई चीज जहां होती है उससे बाहर आ जाए तो वो उभार की तरह बाहर आती है, उसको बोलते हैं प्रोट्रूड्स आउट थ्रू ए चैनल इन द आउटर वॉल। तो आउटर वॉल में एक छेद होता है, उसमें से इनर वॉल है वो, जैसे आपके पास कुछ और उसमें आप छेद कर दे तो अंदर की चीज बाहर निकल जाती है, वैसे आए। तो हेलमैंथीस्पोरियम वेलुटिनम जो है वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आता है फियलिडिक। इसमें क्या मिलेगा? कोनिडियम डेवलपमेंट टेक प्लेस फ्रॉम ए स्पेशलाइज्ड कोनिडियोजिनस सेल नॉन एज फियलाइट, है ना, जो कि आपने एस्परजिलस में, पेनिसिलिन में बोटल लाइक स्ट्रक्चर्स देखी थी, राइट। तो एक तो होता है आपका ट्रैटिक, एक होता है फियलिडिक, और ये दोनों किसके हैं? एंटेरो के पार्ट हैं। और एंटेरो के अंदर केवल इनर वॉल पार्टिसिपेट करती है, होलो के अंदर दोनों वॉल पार्टिसिपेट करती है। तो प्लास्टिक के अंदर, है ना, वॉल्स और एनलार्जमेंट वो सब आता है। तो देखो यहाँ पे आप पेनिसिलिन में देख सकते हो फियलिड, ये स्ट्रक्चर है। अल्टीमेट जो पोर्शन है जिसके ऊपर कोनिडिया लगता है, दैट इज। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अगला सेक्शन होता है वो है थैलिक का। या तो ब्लास्टिक होंगे या थैलिक होंगे। थैलिक का मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ कोनिडियल डेवलपमेंट देयर इज नो एनलार्जमेंट ऑफ द कोनिडियल इनिशियल। तो जो टिप है वो बड़ी नहीं होती है, उसमें कोई फुलावट नहीं आती है। और सच डेवलपमेंट डज अकर, इट डज टेक प्लेस आफ्टर द इनिशियल हैव बीन डिलेमिनेटेड बाय द सेप्टम। तो जो ग्लियोट्राइकम है ना, वो इसका एग्जांपल है। मतलब उसमें क्या है कि आपका अपेक्स जो है वो बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसे यहाँ पे कोनिडिया भी बन रहा है और कोनिडियोफोर भी है। तो इनका जो थिकनेस है उसमें कोई अंतर नहीं है ना। फिलामेंट भी उतना ही मोटा है और कोनिडिया भी उतना ही मोटा है। तो दिस इज थैलिक। अदरवाइज जहां पे स्वेलिंग आती है वो क्या है? ब्लास्टिक। तो टर्मिनोलॉजी है और टर्मिनोलॉजी में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। वो तो आप समझ जाते हैं कि जहां भी आपको लगता है कि ये चीज अब एक्स्ट्रा ऐड होने वाले है, वो आपका दिमाग आपको मैसेज दे देता है। ऐसे अपन और बात कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कोनिडिया ना, एक तो जैसे आपका होता है थैलोस्पोर, ये भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में ही आएंगे, है ना, कि थैलोस्पोर अपन कब बोलते हैं कि दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। कि पहले से जो सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी कि उनका एक प्रकार से साइटोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है। These spores are set free by the decay and disreticulation of the parent hyphae, but not by a process of abstraction. यानी कि कोई संकीर्णन नहीं होता है, कट ऑफ नहीं होते, सेल ही होते हैं, वो सेल
ही कन्वर्ट होके कोनिडिया बनाती है, या तो उसके आगे पीछे की सेल मर जाती है ना, या वो खराब हो जाती है। इसमें भी फर्दर आपके पास दो टाइप आएंगे, एक है आर्थरो और एक है क्लेमाइडो। क्लेमाइडो को तो आप पहले से जानते हैं, है ना। क्लेमाइडो को क्या होते हैं कि कहीं भी फिलामेंट के बीच में बन सकते हैं, तो बीच में बनेंगे तो इंटरकैलरी पोजीशन होती है ना, और राउंड होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके पास एक मोटी भित्ति होती है। जनरली वो रेस्टिंग के होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे ट्राइकोडर्मा बोला, ऐसा कोई मतलब नहीं है, मतलब बहुत सारी फंजाई है उनके अंदर, एडवर्स कंडीशन के अंदर ये होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आएगा। हालांकि अपन ना, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको जैसे सामने पीडीएफ उसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर रहे हो जैसे क्लेमाइडोस्पोर के बारे में, है ना, जो भी अपन जान रहे हैं वही है किताब में भी, और उतना ही होता है। यानी कि एक है, मतलब कि एक लिमिट है कि आपको जैसे कोई चीज पढ़नी है, आपने पढ़ी है, तो उसमें जो होता है वही है। उसमें फिर घबराना नहीं होता है कि इसमें और कुछ रह गया क्या, या और कुछ आएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थ्रो में देख लो, आर्थ्रोस्पोर अराइज बाय द क्लोज सेप्टेशन of the distal part of hypha, the septa being formed in basipetal succession proceeding from the apex of base to the hypha cell is round off and set free as arthrospore। तो अपेक्स के ठीक नीचे, है ना, बेसिपिटल वे ये होता है कि टॉप से नीचे की तरफ सेप्टा बनेगा, फिर कट ऑफ हो जाएगा, स्वेलिंग नहीं आएगी। देखो ब्लास्टो वालों में तो स्वेलिंग है, ऐसे पोर से भी बन सकता है, पोरोस्पोर। जैसे आपने कोनिडियोस्पोर्स की बात की, तो वहां पे क्या है कि कोनिडियोफोर्स होंगे, तो कोनिडियोफोर्स के ऊपर लगेंगे। और यहाँ पे आपने कुछ चीज़ अभी देखी है, ब्लास्टो वाले देखे थे, पोरोस्पोर हो सकते हैं, एल्यूरोस्पोर हो सकते हैं, या फियलोस्पोर्स हो सकते हैं। ब्लास्टो की बातें तो अपन ने अभी की हैं। पोरोस्पोर का मतलब पोर से हो जाता है ना। पोरोस्पोर्स आर मॉडिफाइड ब्लास्टोस्पोर प्रोड्यूस्ड बाय द बड एक्सट्रूडेड थ्रू ए डिस्टिंक्ट पोर इन द वॉल, है ना, ये चीज भी अपन ने ली है। हाँ, अब ये कि जैसे आपका मेंबर आ गया अल्टरनेरिया, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिड अल्टरनेरिया के बिना अधूरा है। अब अल्टरनेरिया के स्पोर तो जानते हैं कि भाई चलो म्यूरिफॉर्म होते हैं, उनमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेप्टा होते हैं, लेकिन वो पोरोस्पोर का एग्जाम्पल है कि नहीं, ये बड़ी चीज हो गई। तो आपने जहाँ पे अल्टरनेरिया पढ़ा है, तो वहाँ पे जो आपने स्पोर लिखा है, तो वहाँ पे आप ऐड करें कि ये पोरोस्पोर का एग्जाम्पल है। अब पोरोस्पोर का एग्जाम्पल तो हमें साइड में लिख दें कि भाई पोरोस्पोर क्या मामला होता है। जैसे ये आपका ट्रेटिक में चला जाएगा, है ना। प्रोट्रूड चैनल का मतलब वही है पोर, कि आउटर में छेद हो और इनर है वो उसमें से निकल के बाहर आए, तो वो ट्रेटिक का एग्जाम्पल है। इनके एंटेरो का एग्जाम्पल है। इनर वॉल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, यानी कि अपना काम जो है वो जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे और कुछ आता है या कहीं क्वेश्चन आता है, तो उसमें फिर अपना काम बच जाता है कि फिर हमें चीजों को वहां जहां अपने नोट्स पढ़ा रहे हैं वहां ऐड करना है। हाँ, ऐसे अपन ले सकते हैं एलुरियोस्पोर्स या गैंग्लियोस्पोर्स। इनमें देखो क्या ध्यान देना है कि दीज स्पोर्स आर फॉर्म बाय द अपेक्स ऑफ कोनिडियोफोर बिकमिंग इन्फ्लेटेड and diminuted by the septum and early stage। इन्फ्लेटेड मतलब चपटा हो जाना होता है। इन ओइडियम
Eleurospores or gangliospores are formed in basipetal chain by successive division of the meristematic cell at the base of chain. Proximal daughter cell remains meristematic while the distal जो सेल बनती है वो एक स्पोर की तरह बिहेव करती है। तो ये फ्लैट होते हैं। फियालो आपने भी देखा ही था, एस्परजिलस पेनिसिलम बॉटल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फ्लास्क सैप, बॉटल सैप, उनको आप फियालिड्स बोलते हैं। वो तो आपने अगर पेनिसिलिन वगैरह का डायग्राम देख लिया तो उसमें वो समझ में आ जाएगी। फिलिट्स हैं, मेटूला है, ऐसे नाम है उनके अंदर। इसके बाद में देखो एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन ये आता है कि जैसे ड्यूटेरोमाइसीट के अंदर सारा जो रिप्रोडक्शन का मामला है वो स्पोर कॉनिडिया से होता है, और कॉनिडिया यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। वो एक प्रकार के फ्रैक्टिफिकेशंस हैं, वो गुच्छे हैं ना, कॉनिडिया है ना, सिंगल की बजाय कॉनिडियोफोर गुच्छे में होते हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नाम आता है कि सिनेमा क्या होता है ना, जैसे ये सिनेमा दिखाया हुआ है। सिनेमा का मतलब है कि कॉनिडियोफोर्स हैं, कई सारे कॉनिडियोफोर, ये क्या हो गए, सीमेंटेड हो गए। सीमेंटेड का मतलब ऐसे पूरे चिपक गए आपस में, बल्कि यूनिट बन गई। और कॉनिडिया है वो जो अपेक्स वाला भाग है वहाँ कॉनिडिया लगते हैं कि कॉनिडियोफोर अराइज वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड ऑफन यूनाइटेड अलोंग ए ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर लेंथ एंड फॉर्म ए डेंस फेसिकल। तो बहुत ज़्यादा पास होके वो एकदम से फ्यूज हो जाते हैं, और इस फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बने हैं उसको अपन सिनेमा भी बोलते हैं, और इसी को अपन कॉरेनियम भी बोलते हैं। ठीक है, अपेक्स वाले भाग के ऊपर क्या है कि कॉनिडिया वो अराइज होते हैं, वहाँ पे वो थोड़े से फ्री हैं, डाइवर्ज है। बाकी इस सेक्शन के अंदर वो क्या है, फ्यूज हो जाते हैं, सीमेंटेड है, जैसे कॉरेनियम और सिनेमा। ऐसी एक और कंडीशन है जहां अपन वर्ड यूज करेंगे स्पोरोडोकियम, यानी ये भी कॉनिडियल एग्रीगेशन है कि स्पोरोडोकियम क्या होता है। स्पोरोडोकियम का मतलब होता है कि इज ए हेमिस्फेरिकल और बैरल शेप्ड फ्रक्टिफिकेशन या फ्रूटिंग बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। द लोअर और बेसल पार्ट इज क्वेश्चन शेप्ड स्ट्रोमा। जहां भी स्ट्रोमा आता है वहां पे हाइफे आपस में गुद करके पैरेन्काइमा जैसा एक जाल बनाते हैं। इट ब्रेक्स थ्रू द होस्ट टिश्यू फ्रॉम द एक्सपोज अपर सरफेस राइट द कॉनिडियोफोर विच बियर कॉनिडिया एट देयर टिप्स। तो अंदर नीचे तो क्या है कि एक बिल्कुल पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा और उसके ऊपर कॉनिडियोफोर्स लगे हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर जो होगा उसको अपन स्पोरोडोकियम बोलते हैं। ऐसे ही वर्ड आ जाएगा आपके पास पिक्नीडियम, है ना। वैसे पिक्नीडियम जैसे आपने रस्ट ऑफ व्हीट पढ़ा तो उसमें भी पिक्नीडियम पढ़ा आपने, है ना। तो रस्ट ऑफ व्हीट तो क्या है कि वो तो बेसिडियोमाइसीट का मेंबर है, वहाँ पे पिक्नियोस्पोर आपने बनाए थे। ठीक है, पिक्निया जो भी होते हैं वो फ्लास्क जैसे होते हैं, फ्लास्क सेप्स, है ना, उनको पिक्नीडियम बोलते हैं। स्पोर जो बनेंगे उनको पिक्नियोस्पोर, पिक्नीडियोस्पोर ऐसे होंगे। ओपनिंग को अपन ऑस्टियोल बोलते हैं। सैप से मामला है, क्लास अलग है, क्लास ड्यूटेरो है, वहाँ क्लास है वो बेसिडियो थी। ऐसे आपके पास नाम आता है एसरवुलस। जैसे कि आपने अभी डिजीज पढ़ी थी, डिजीज नहीं पढ़ी आपने अभी, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन थोड़ी पढ़ा है, पढ़ लिया। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, तो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन में दो सिम्टम होते हैं। एक तो सिम्टम होता है कि जो गन्ना है वो अंदर से लाल हो जाता है, वो तो क्या रोटिंग का सिम्टम है ना। पत्तियों के ऊपर भी आपको रेड कलर की स्ट्रिप्स मिलती हैं, धारियाँ मिलती हैं, वो भी सिम्टम है। एक क्या होता है कि आपको जो उसका स्टेम है उसके ऊपर डॉट्स दिखती हैं, छोटी छोटी डॉट्स दिखती हैं, ब्लैक डॉट्स। आपने सिम्टम पढ़ा तो वहाँ पे ये सिम्टम आपने लिखा भी है।
तो सिंगल जो डॉट है वो क्या है, वो एसरवुलस होता है। बहुवचन में आप इनको एसरवुलाई बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इट इज ए शक्कर सेप्ट, यानी कि जो कटोरा सा होता है ना, अंदर थोड़ा गहरा कटोरा सा, कंसिस्टिंग ऑफ स्टोमेटिक मास ऑफ हाइफे एंड ए फर्टाइल लेयर ऑफ कॉनिडियोफोर। जैसे कि ये तो हो गया आपका मास ऑफ हाइफा, स्ट्रोमा, और उसके ऊपर एक फर्टाइल लेयर है जिसमें कॉनिडिया भी है, कॉनिडियोफोर भी है, और बीच बीच के अंदर क्या है, सीटें हैं, जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये दिखा सीटें। अदरवाइज बाकी जगह पे होता है पाराफाइसिस, राइट। तो सीटें मिलेंगे आपको। तो एसरवुलस भी क्या है, एग्रीगेशन है, सिनेमा भी एग्रीगेशन है, स्पोरोडोकियम भी एग्रीगेशन है, पिक्नीडियम भी एग्रीगेशन है। तो एग्रीगेशन अपन से पूछा जा सकता है कि उसमें क्या होता है, या जैसे आप डिजीज पढ़ रहे हो तो उसमें है ना, जो सिम्टम है वो सिम्टम ही एक प्रकार से क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। वो फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है, एसरवुलस। देखो यहाँ से वो चीज़ आ जाती है कि जो इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि फॉर्म वर्ड यूज होता है, और वो फॉर्म वर्ड हमेशा एक प्रीफिक्स के रूप में लगता है ना। जैसे फॉर्म फैमिली, फॉर्म जीनस, फॉर्म क्लास, ऐसे। जैसे फॉर्म ऑर्डर, मोनिलियल्स, या आप इनको हाइपोमाइसीड्स बोल सकते हैं, तो इनके करेक्टर्स हैं। ऐसे फॉर्म ऑर्डर स्फेरो स्पेडिलिस है, उसको आप फोटोमेटेल्स भी बोल सकते हैं। मेलानोकोनियल्स हैं, माइसीलिया स्टेरिलाई, ऑर्डर्स के नाम है इनके। इनके मेंबर्स के करेक्टर्स जो भी हैं वो आप ध्यान दे सकते हैं कि किस प्रकार के हैं। जैसे कि आपका मोनिलियल्स है, कॉनिडिया आर यूजुअली बोर्न फ्रीली ऑन द माइसीलियम ऑन फ्री कॉनिडियोफोर। इन सम केसेस कॉनिडियोफॉर्म आर ग्रुप्ड इन स्पोरोडोकिया और सिनेमा, जो आपने भी बात की थी। और अगर आप फोटोमेल्स की बात करते हैं, कॉनिडिया आर प्रोड्यूस विद इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स फ्लास सेप पिकनिया। ऐसे मेलानकोनियल्स हैं, चेन ऑफ कॉनिडियोफोर, एसरवुलस। तो मतलब कि इस क्लास के अंदर है ही कॉनिडिया, ऐसा है। जो आपका हाई फाइव है वो तो ब्रांच, सेप्टेट, वो सब आएगा। वो तो क्या है कि आप सिनोसिटिक को छोड़ दो, सब में वही होता है ना। मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, वो केवल एस्कोबैसिडियो का मामला आ जाता है। बाकी ब्रांच सेप्टेट कंडीशन सभी में, आप फाइकोमाइसिड उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम यहाँ पे डला हुआ है, देखो, है ना। फ्यूजेरियम जैसे कि एक तो आप जाइलम दिखाते हो, क्योंकि वो जाइलम वेसल्स को क्लॉग करता है, तो उसके हाइफे जो है मतलब वो क्या है कि कॉटन जैसी ग्रोथ होती है। जैसे रुई से अपन किसी ट्यूब को बंद कर सकते हैं ना, वैसे कॉटन लाइक ग्रोथ है फंगल हाइफे की, तो उससे क्या होता है कि पूरा वेसल बंद हो जाता है, और वेसल बंद होने से जाइलम की सप्लाई बंद हो जाती है और पौधा मुरझाने लगता है, उसको बिल्टिंग सिम्टम तब आता है। तो वास्कुलर फंजाई है, ठीक है। ऐसे आप उसके कॉनिडिया भी जानते हैं कि उसमें माइक्रो और मैक्रो दो प्रकार के कॉनिडिया बनते हैं, है ना। माइक्रो के अंदर सेप्टेशन है, वो रेयरली होता है, लेकिन जो मैक्रो बनते हैं उनमें सेप्टेशन होता है। ऐसे आपने अल्टरनेरिया पढ़ा, उसमें भी सेप्टेशन है। अल्टरनेरिया के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेप्टेशन है। हाँ, फ्यूजेरिया का करेक्टर ये है कि उसके जो कॉनिडिया हैं उनकी सैप अलग होती है ना, वो सिकल सैप्ड होते हैं। सिकल सैप्ड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो होते हैं, मैक्रो होते हैं।
तो जो मेंबर डिजीज वाले हैं वो आप डिजीज के हिसाब से तैयार कर लेंगे। उसके बाद में आपके कॉनिडियल करैक्टर्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉनिडिया है या कोई एग्रीगेशन है, राइट। तो ऐसे आपका जो सेक्शन है ना ड्यूटेरो वाला, ड्यूटेरो में क्या है कि मेन चीज़ यही है। हालांकि ये अपने आप में अच्छा ही है, डिजीज वाले मेंबर अपन ने पढ़ रखे हैं वो आप इसमें ऐड कर लेंगे, राइट। तो एक बार के लिए आपका ये जो सेक्शन था ना उसमें अपन ये जो जनरल करैक्टर है इसको अपने पूरा कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप क्लासेस को ना आपका जो मोस्ट सिंसियर लेवल है ना उस पर आप पढ़ा करो से। और एक सजेशन ये है कि जैसे अभी आप लोगों को क्या है कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिटीज हैं उनको बिल्ड करना है, आपको आगे जाके ज़्यादा काम करना है। तो ज़्यादा काम तभी होगा जब आप ज़्यादा काम करने के हिसाब से माइंड सेट वाले हो जाओगे या आदतन वैसे हो जाओगे, है ना। आपकी हैबिट में आ जाए कि भाई ऐसे पढ़ना होता है, इतना पढ़ना होता है, इतना काम करना होता है या इतना रिवाइज करना होता है ऐसे। क्योंकि ये जो फ्रेम है ना ये फ्रेम है नहीं अपने पास, ये डेवलप करना है। जैसे मैंने यहाँ से कोशिश की कि हाँ जैसे ये बुक उठाया अपन ने और इस बुक में आपने नोट किया कि आप अभी तो आपने नोट किया है और पेपर जब आपके हाथ में होगा तो आप फील करेंगे और पेपर देने के बाद में आप प्राउड करेंगे। तो यही चीज़ है कि आप, है ना, जैसे अभी मैंने जो काम किया आपके साथ वो बेस लाइन वर्क है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि कल को मान लो कि 5 पॉइंट और कुछ आते हैं सपोज, और मैं उन 5 पॉइंट को आपके साथ जोड़ूं और मैं आपसे उस समय पे पूछूं और आप मेरे को रिप्लाई ना दें तो वो एफर्ट खराब हो जाएगा। यानी कि जो हम क्लास में कर चुके उसमें से आपको चाहे नींद में भी पूछें तो आपको पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, राइट। तो आप मतलब मैनेज करो अपने 24 आवर्स को, रेस्ट भी उसमें डालो, है ना, अच्छा खाना पीना, अच्छी नींद, है ना, मेडिटेशन। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे जोड़ देता हूँ, वो है मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जाके जैसे मतलब इम्पॉसिबल है कि संभाला नहीं जाता। मतलब 80-90% लोग तो ऐसे हैं जो लास्ट टाइम पे जो हो रहा है वही हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो वो पहले से चीज़ों को टाइम पे कवर करके नहीं चल रहे, एक जब अचानक से लोड पड़ता है तो उनसे होता नहीं है, उनसे संभलता नहीं है। तो एक कूल माइंड भी चाहिए आपको। क्योंकि देखो आपसे मैं बार बार पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपके लगभग 70-80% टाइम्स आंसर है वो या तो आएंगे नहीं या गलत आएंगे। यानी कि आपको बार बार फील होगा कि मेरे में गड़बड़ चल रही है, मेरे से काम नहीं हो रहा, तो डिमोरलाइज भी होंगे आप। टेस्ट देखे देखेंगे तो आपको डिमोरलाइजेशन फील होगा कि आपको लगेगा कि ये लोग मेरे तो नंबर ही नहीं बन रहे, या मेरे को तो ये भी गलत, ये भी गलत, राइट। तो चीज़ें दोनों है ना। आप क्वेश्चन सही करोगे, आप अभी जैसे क्लास लेते हो, क्लास लेने के बाद तो अच्छा लगता है कि चलो सिनेमा समझ में आया, ऐसा रूल समझ में आया, है ना, कोल्टो ट्राइकम फाल्केटम से जुड़ता है समझ में आया, राइट। लेकिन जैसे ही हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे या कोई और नई चीज़ पढ़ने लग जाएंगे तो पीछे का कौन संभाल रहा है। और अगर पीछे का नहीं संभाल रहे तो फिर जब आपसे पूछा जाएगा तो आपके उस समय पे परफॉर्मेंस खराब है और आप मतलब इन्फीरियर फील करोगे ऐसे।
देखो ये जो आपका लेवल है ना, ये लेवल ऐसा है कि भाई आपकी गलती आपके लिए भारी है। और कंपटीशन कंपटीशन का मतलब ये होता है कि भाई आप अगर गलती कर रहे हो और कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं कर रहा, तो सिलेक्शन जो नहीं कर रहा उसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है कि लगातार मेरे साथ रहना है और लगातार ग्रो करना है, डेली काम करना है, डेली इम्प्रूव करना है ना। चीज़ें जुड़ेंगी, क्वेश्चन वगैरह जुड़ेंगे, वो सब है ना। मैंने वो MCQ एक फाइल की बात की, वो आप देखेंगे, तो चीज़ें बहुत हैं जो होनी है अभी। तो उन सब के लिए ज़रूरी है एक कूल माइंडसेट, कि कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी आपका परफॉर्मेंस अप एंड डाउन आता रहे, आप शांत रहेंगे। इसका मतलब होता है कि आप शांत रहेंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है कि गलती हो रही है, मान लीजिए कि मैं गलती कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करो, फिर उसको कैसे सुधारो उसको प्लान करो, और उसको फिर मैनेज करो, क्या पूरा टाइम मैनेज करो, एनर्जी मैनेज करो, उसको मैनेज करो, और फिर चेक करो कि हुआ कि नहीं हुआ आपसे। पहली चीज़ के लिए करके देखो, दूसरी के लिए करके देखो, ऐसे। यानी कि हर बार गलती होगी, गलती करते जाओ, सुधारते जाओ और चेक करते जाओ, और फिर पता लग गया कि मैं सुधार लेता हूँ या मुझे सुधारने में इतना टाइम लग रहा है। मान लो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर टाइम को रिड्यूस करो कि कम टाइम में कैसे सुधरें। एक होता है कि गलतियों को रिड्यूस करो, कि जब पढ़ रहा हूँ तो पढ़ते समय ही इनका ध्यान रखूँ, या ऐसी बातें ध्यान रखूँ कि गलती कम हो जाए। राइट, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये चीज़ें करनी है, कंपलसरी है। हेल्थ आपकी सही रहनी चाहिए, कभी भी आप है ना एग्जाम तक कभी भी बीमार नहीं पड़े। राइट, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं चाहता हूँ आप लोगों से। और है ना, जो स्टूडेंट मतलब ये क्या है ना रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ रहे हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास से जो पढ़ रहे हैं उसमें मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप रिकॉर्डेड क्लास की बजाय लाइव क्लास में पढ़ें। लाइव क्लास में आने का मतलब होता है कि आपने एक तो टाइम मैनेज कर लिया, टाइम मैनेजमेंट आपका हो गया। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, हो सकता है आपका कोई व्यक्तिगत कारण है, आपका पारिवारिक कारण है, कुछ भी हो सकता है। आप कोई जॉब करते होंगे या कहीं और लगे होंगे या कोई और काम आपको करना पड़ता होगा, तो टाइम मैनेज आपको करना चाहिए। और मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, है ना, बट ये कि मैं कोशिश ज़्यादा कर सकता हूँ। और इतना श्योर है कि आप लोग खुद के दिमाग से इतना सोचेंगे, उससे तो मैं आपको हमेशा ज़्यादा मिलूँगा। तो आप लोगों को मेरे साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, ना कि मेरी रिकॉर्डिंग के साथ, है ना। है ना, आपका जो फेज है वो है आपको लेना है ऐसे, तो आपको मेरे साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। उसमें जैसे आप रिकॉर्डिंग तो जैसे आप 10 बार ले रहे हो तो वो 10 बार तो कर लो चाहे, लेकिन अगर एक चीज़ जो रियल क्लास है वो आप लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में और भी बड़ी बात ये कि जैसे आप लोग है ना कोर्स के लिए है ना एक फ़ीस पे करते हो, और मैंने इस बार सभी स्टूडेंट्स को सभी कोर्सेज के लिए ये बोल रखा है कि भाई जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपके काम का है तो आप मेरे से सामने बैठ के पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपकी पॉसिबिलिटी है, आपसे मैनेज होता है कि नहीं होता। मे बी आपके कुछ काम रुक जाते होंगे, या मे बी आपका कोई अर्निंग है वो रुक जाता होगा, या मे बी आप सीख करा के रुकेंगे तो आपका कुछ खर्चे बढ़ जाते होंगे। वो सारी चीज़ें आप जोड़ लें। अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो या आप रिस्क ले सकते हो,
देखो खराबी तो आप चीज़ों की जब तक सक्सेसफुल नहीं बनोगे तब तक करोगे ही करोगे, है ना। आप बुक खरीद रहे हो तो वो पैसा खराब ही हो रहा है, कोर्स परचेज किया है पैसा खराब ही हो रहा है। वसूल तो जब होगा ना, जब आप जॉब लग जाओगे तब वसूल होगा ये। तो वही है कि आप खराब तो कर रहे हो तो थोड़ा और खराब कर दो, है ना। जैसे आप ऑफलाइन यहाँ सीकर में नहीं हो, कहीं बाहर के हो, रह सकते हो, तो आपको रहना चाहिए, है ना। मेनली जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो दिसंबर, है ना, दूर नहीं है, और कंटेंट बहुत है, किताबें बहुत हैं, टॉपिक्स बहुत हैं, क्वेश्चन बहुत हैं, बहुत काम है। तो आपको ये सारी चीज़ें, है ना, हाथ में लेनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो आप लोग विचार करेंगे, और जहाँ तक आपसे पॉसिबल होता है जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब आप करने की कोशिश कीजिए, और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट कीजिए कि अच्छा एटमॉस्फेयर आप बना पाएँ, अपने अंदर भी, अपने आसपास भी, और अपने बाहर तक भी, है ना। ठीक है, ओके देन, ओके बाय।